हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताइता। रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 88वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए महापंचायतें कर रहे हैं। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली के NGMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन मंत्रिमंडल से पिछले 1 साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है। कोरोना काल के बाद हो रही पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 11 बजे के आसपास हो सकता है। बैठक में कृषि कानून और किसान आंदोलन के विषय में भी डिटेल से जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही कृषि कानूनों की आड़ में हो रही राजनीति पर भी सभी नेताओं को ब्रीफ किया जा सकता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने वाला है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना होगा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के व्यवसायों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहिए। ये हमें वैश्विक अवसरों को हासिल करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कार्यालय से हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को बताया कि SYL और हांसी बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित हैं। वहीं सीएम ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का जल्द समाधान हो सके। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे पराली से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की क्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है। ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत अंत्योदय की भावना से गरीब परिवारों को पहचान मिलेगी और उन्हें हर संभव सहायता भी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल आज करनाल का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा लेंगे। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया और इस दौरान चडूनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महापंचायत के बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में गुरनाम चडूनी ने कहा कि हमने किसानों से कहा है कि कोई पुलिस के बुलावे पर ना जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद किसानों को वापस नहीं आने दिया जाता। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आंदोलन के लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। चंडीगढ़ की महापंचायत में सरकार पर जमकर बरसे गुरनाम सिंह चडूनी और उन्होंने कहा कि पूंजीवादियों ने देश को जकड़ लिया है। ये कानून खेती के कानून नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए लागू किए गए कानून हैं। सोनीपत के खरखोदा में 22 फरवरी को सर्व जातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर दहिया खाप ने अलग अलग गांवों की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई है।
खरखोदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम भी शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांवों से आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत करके किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा भी सौंपा गया। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों की याद में एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन किसान आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किया। वहीं किसान नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि अभी तक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे अलग नवरीत की शहीदी है, जो सरकारी गोलियों से शहीद हुआ है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे सरकार कितना भी समय लगा ले। डासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि फसल की कटाई का मौसम भी आने वाला है, जिसको लेकर किसान रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इस सब के बीच किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम नहीं हो रही है, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज और तेज हो रही है। इस आंदोलन में किसानों के परिवार की महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। किसानों ने बताया कि उनके घर की महिलाओं ने ये बोल दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते किसान यही डटे रहेंगे और जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक महिलाएं घर पर पहरा देंगी और घर के मर्द कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में जुटे रहेंगे। अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने दोबारा बातचीत को कहा है, तो इससे समस्या का समाधान जरूर निकलना चाहिए। इसके साथ ही असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें 22 नहीं 100 से ज्यादा हरियाणा के युवा भर्ती हुए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई और लोगों की परेशानी को लेकर सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने की जगह लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार वो वायदा पूरा नहीं कर पाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का पहला काम यही होता है कि जहां विपक्ष मजबूत दिखाई देता है वहां विपक्षी नेता के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। महेंद्रगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों के हितों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार के कंट्रोल से बाहर की चीज है, क्योंकि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, महंगाई का विकास, कोरोना के साथ महंगाई से जूझ रही जनता। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अपने कार्यालय में हरियाणा का गौरव पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए गोविंद कांडा ने बताया कि इसमें समस्त अग्रवाल समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटा गया है। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने पुस्तक के लेखक और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर कुटिया में होने वाले महा आयोजन की भी जानकारी साझा की। जानकारी दे दें कि 8 मार्च को सिरसा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इस आयोजन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी शिरकत करेंगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 25 और फरीदाबाद से 7 नए मामले सामने आए।
करनाल से 24, वानीपत से 3 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत की खबर नहीं है। हालांकि अब तक प्रदेश में कोरोना से 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी के सरपंचों ने सरकार के निर्णय को तर्कहीन बताते हुए सवाल उठाए हैं। सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार है। साथ ही कहा कि ग्राम विकास के निर्णय में वार्ड सभा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहमति और बहुमत फैसले से लिए जाते हैं। सरकार के ताजा आदेश से ग्रामीण अंचल के सभी विकास कार्य न केवल बाधित होंगे बल्कि आमजन के सभी कार्यों में भी दिक्कतें होंगी। ट्रेन की यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्री सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए रेलवे अब 35 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। रेल यात्री 22 फरवरी से रेलगाड़ियों में अनारक्षित टिकट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि सुविधा कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही उपलब्ध होगी। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब सभी ट्रेनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई थी। पंचकुला में मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बच्चों के परिजनों को मिड डे मील का राशन लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राशन के गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा कीड़े थे और इसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल के इंचार्ज से मामले की शिकायत की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेक्टर 16 पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दे दी। शिकायत में राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदार की सप्लाई रोकने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसी बीच परिजनों का कहना है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीड़े वाले राशन से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। कैथल के जगदीश कुमार अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल पर जो डेटा दर्ज है उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो जब भी पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या फिर नगर परिषद में जाते हैं तो पोर्टल पर उनका आधार नंबर कार्ड डालते ही मैसेज आता है कि मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब वे पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। इसी बीच जगदीश ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद की डेथ बर्थ शाखा में डेटा भी ठीक करवा लिया है और गोहाना रेलवे स्टेशन के सामने के पार्क की जमीन पर नया एफसीआई गोदाम तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के बाद अनाज का भंडारण खुले में नहीं करना पड़ेगा। इस गोदाम में एजेंसियां अपने अनाज का भंडारण कर सकेंगी और जानकारी दे दें कि साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकेगा और बरसात में अनाज इससे खराब भी नहीं होगा। इस बाबत एफसीआई मैनेजर बीके सिंह नदियाल ने बताया कि इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से बातचीत चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द शहर में अनाज भंडारण के लिए गोदाम तैयार करवाया जाए। आंसी की स्थानीय मंडी सैनियान के लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इसी बीच लोगों की शिकायत है कि राशन डिपोओं पर मिलने वाले आटे में राशन कर्मी मिलावट करके देते हैं। मामले में बोलते हुए आदिवासियों ने कहा कि अगर विभाग साफ आटा नहीं दे सकता है तो इसके बदले गेहूं दे दे और वहीं खुद आटा वो ताकि पिसवा सके। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जो आटा दिया जाता रहा है उसमें भी कई तरह के कीटाणु मिले हैं। आटे से बनी रोटियां खाकर इनके बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। टोहाना के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। हमले में एसडीओ समेत दूसरे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही मामले की सूचना शहर पुलिस को दी गई, जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए।
इसी बीच घायल एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुर गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, ठीक वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। फरीदाबाद के सोहना रोड पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सोहना रोड 55 के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद अब चालान करने की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह ने कहा कि उनका काम लोगों को हाथों से बचाना है और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कहना है कि लगातार लोगों को जागरूक करने और नियमों का पालन कराने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। 13वें दिन देश में बढ़ते तेल के दाम से मुक्ति मिली है। लगातार 12 दिन तक रेट बढ़ने के बाद 13वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले शनिवार को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से जहां आम इंसान परेशान है, तो वहीं पर किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। तेल के बढ़ते दाम पर सियासत तेज होती जा रही है। जहां एक और विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सहकारिता मंत्री कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतें जहां एक और आम आदमी की जेब पर असर डाल रही हैं, तो वहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह आसमान को छू रही हैं और आगे भी कीमतों में ऐसे ही बढ़ोतरी होते हुए शतक लगातार 100 का आंकड़ा पार कर गया, तो पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल पंपों पर अब तक मशीनों में 99 रुपये 99 पैसे तक की डिजिट है। अगर कीमत 100 रुपये हुई तो मशीनों में ये डिजिट ही नहीं होगी और पंप बंद करने पड़ेंगे। ऐसा होने पर सभी मशीनों को अपडेट करना होगा और नई मशीनें या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, तभी ये मशीनें चल पाएंगी। कैथल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब्जी और किराने की दुकान का सामान भी उन्हें बढ़ते दामों पर मिल रहा है। तो इसी बीच लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो नहीं बढ़े हैं, केवल सरकार ने टैक्स ज्यादा लगाकर इनके दामों को बढ़ाया है। और वहीं पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है कि उनकी बिक्री पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है, बल्कि सब्जी, कपड़ा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी महंगी हो गई हैं। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी मनिका शौकंत को हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने पूरे स्टाफ के साथ मनिका शौकंत का स्वागत किया। 25 साल की मनिका केमिकल इंजीनियर है। मनिका अपने पूरे परिवार के साथ महिला आयोग पहुंची और मनिका ने बताया कि कोरोना काल की वजह से भारत में पहली बार फेमिना मिस इंडिया के पहले 3 राउंड ऑनलाइन हुए थे। महिला आयोग के साथ मनिका शौकंत ने महिला संबंधी मुद्दों पर हरियाणा सरकार की महिला संबंधी स्कीम, प्रोजेक्ट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, कौशल संबंधी, महिला उद्यमिता संबंधी योजनाओं पर चर्चा की। बीते रोज आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई, तो एक ऐसा नाम सामने है जिसने अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला के मिडिल क्लास परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम केकेआर ने सिलेक्ट किया है, जिसके बाद से ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और वहीं परिवार की खुशी आंसुओं के जरिए झलक भी रही है। बता दें कि वैभव अरोड़ा अंबाला के पहले खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के इतने बड़े मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और वहीं वैभव का परिवार अब उनको भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है।
विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर यहां क्लर्क रामनिवास पातड़ ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी दे दें कि क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। चरखदादरी में एसटीएफ की गोली से हुई बेगुनाह की मौत के मामले में फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, व्यापारी, किसान, कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में मृतक बिंदर के पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि बिंदर हत्याकांड को लेकर हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। बिंदर हत्याकांड में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हमसे संपर्क तक नहीं किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है। महापंचायत में बलवंत फोगाट प्रधान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंगलवार तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को दादरी बाजार बंद करने के साथ परशुराम चौक जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और इसी के साथ मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इस बारे में उपायुक्त दादरी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। फरीदाबाद में एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जानकारी दे दें कि युवती ने ऑटो चालक पर साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने जनवरी 2020 को चकरपुर क्षेत्र में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते जान लेने की कोशिश करने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। वारदात बीती 30 जनवरी 2021 की सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुरा क्षेत्र की, जहां आरोपी अंसार अली ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात की सूचना पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आरिफा खातून को गंभीर स्थिति में पहले गुरुग्राम निजी अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का रहने वाला अंसार अली अपनी बीबी आरिफा खातून के साथ चकरपुर इलाके में रहता था। अंसार मेहनत मजदूरी करता है, जबकि उसकी पत्नी घरों में मेड का काम करती थी। करनाल के रामनगर में चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी की। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुए और दुकान में रखी नोटों की मालाएं और नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से तकरीबन 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया और वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत इकट्ठे करने में जुटी। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। अंबाला में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका पता इसी बात से चलता है कि यहां दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन के आसपास एक यात्री को बदमाश लूट लेते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला नीरज अंबाला कैंट स्टेशन पर उतरा और नाभा जाने के लिए बस तलाशने लगा। पीड़ित ने किसी अनजान से रास्ता पूछा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ता बताने की जगह चाकू दिखाकर नीरज को लूटा। नीरज ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाश उसे चाकू मारकर फरार हो गए और इसी बीच आसपास जुटी आम लोगों ने भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया और अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद पुलिस ने सरेरा एक शख्स से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित ने 19 फरवरी को शिकायत दी थी। पुलिस ने महज 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद पुलिस ने मोबाइल छीना गया जो और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद पुलिस को कामयाबी बड़ी मिली है क्योंकि पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को काबू किया।
युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुई। बाजार में अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो अफीम की एक खेप कहां से लाया था और उसे कहां ले जा रहा था। फतेहाबाद के कलंतरगढ़ का यह मामला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट